वेलकम टू मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे मैं लेकर आती हूं हेलो मनी 9, जिसमें पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक्स पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं और आपको सीधे अपने एक्सपर्ट से जोड़ते हैं ताकि आप उनसे सलाह ले सकें। और वेडनेसडे का दिन हम डेडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर, यानी आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, अगर कहीं लो रिटर्न मिल रहा है तो कब स्विच करें, जितने फंड्स आपके पास हैं अपने पोर्टफोलियो में क्या वो सफिशिएंट है, कुछ आपको चेंज करना है या नहीं। इन सब सवालों का जवाब हम लेकर आते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर हो गया है। जो लोग धीरे धीरे छोटे अमाउंट का निवेश करना चाहते हैं और बड़ा कॉर्पस जमा करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन एक आंकड़ा नज़र आ रहा है कि एक साल में म्यूचुअल फंड में जो एवरेज निवेश का जो साइज था उसमें 3% की गिरावट आई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एम्फी ये आंकड़े लेकर आया है, जो हमें बता रहा है कि मार्च 2023 में म्यूचुअल फंड में रिटेल निवेशकों का जो पोर्टफोलियो का जो एक एवरेज साइज था ना, वो घटकर 68,321 का रहा है, जो कि मार्च 2022 में 70,000 रुपए से ज्यादा का था। तो इसके पीछे क्या वजह है? और साथ ही में एक और खबर जो पिछले हफ्ते से म्यूचुअल फंड यूनिवर्स में चल रही है वो ये कि सेबी कह रहा है, वो प्रपोजल ला रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फीस मिलनी चाहिए। एक प्रपोजल तैयार हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें किसका फायदा है और किसका घाटा, इन सबको समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। थैंक यू सो मच प्रबलीन, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आपसे मैं बातचीत करूंगी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, पर उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं प्रबलीन से, वो इस तरह से सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9311211874 या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। साथ ही में यूट्यूब के इस चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि कुछ सवाल आ चुके हैं हमारे पास, हम उन्हें लेंगे। विवेक गोयनका पूछ रहे हैं हमसे सवाल, प्रीतम सिंह का सवाल आ रहा है। थैंक यू आप लोगों का, हम आपके सवाल अभी लेने वाले हैं। सवाल में जितने अच्छे से आप डिटेल से हमें अपना सवाल लेकर भेजेंगे उतने अच्छे से हम उसका जवाब दे पाएंगे। और अगर व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं सवाल तो अपनी सारी डिटेल शेयर कीजिएगा, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह। चलिए प्रबलीन को अब वेलकम करते हैं प्रॉपरली विद अ क्वेश्चन। प्रबलीन, वेलकम टू द शो। रिटेल निवेशकों का जो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है, ये इसमें ये गिरावट जो है ये क्या बता रही है? इसको ज़रा हमें समझाइए कि ग्राउंड पर जो चल रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं ये हमारे किस तरह के सिग्नल्स ये दे रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका सी, आई थिंक एक दो रीजंस जो इसके पीछे हो सकते हैं कि एवरेज साइज हमारा कम हो रहा है। नंबर वन, दैट द नंबर ऑफ फोलियोज इज इंक्रीजिंग। नए निवेशक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर शायद थोड़ी छोटी रकम से वो शुरुआत कर रहे हैं, जो एक एवरेज को नीचे लेके आता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि कोविड के टाइम पे लोगों के बहुत सारे एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल से एक बचत हुई है, एंड मे बी दे वर एबल टू एलोकेट मोर। जो उनके घर के खर्च से जो पैसा बचता था और धीरे धीरे उसमें गिरावट आई है। इसके साथ मेरे ख्याल से एक और जो रीजन हो सकता है प्रियंका, अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, और ऐसा हो सकता है कि लोगों की मंथली ईएमआई कमिटमेंट्स में फर्क आया हो, उन पे कुछ थोड़ा बर्डन पड़ा हो, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपनी एलोकेशन को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। सो ले दे के मुझे लगता है दीज आर माइल्ड इंडिकेटर्स, बट मेरे ख्याल से जो एक इनफ्लो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी भी आ रहा है वो रोबस्ट है। द नंबर ऑफ फोलियोज इज इंक्रीजिंग, नए नए लोग आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंताजनक फिगर बिल्कुल ही नहीं है। ओके, सो इनफ्लोज आर इंटैक्ट, लेकिन हाँ लोगों का शायद निवेश का टिकट साइज कम हुआ है क्योंकि शायद उन्हें अब ईएमआई में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा हो। कोविड के बाद लॉकडाउन खुल गए तो ऑफिस जाना शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पर खर्चे बढ़ रहे होंगे, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कुछ वजह हो सकती हैं जो प्रबलीन हमारे लिए रीड कर रही हैं, समझ रही हैं इस पूरे फिनोमेना के पीछे। अब ये बताइए, सेबी की खबर कि वो प्रपोजल ला रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर फीस तय करने की बात कर रही है सेबी,
आप इसे कैसे देखती है, इस मूव को कैसे देखती हैं? अभी तो खैर लंबा वक्त लगेगा, बातचीत शुरू हुई है, प्रपोजल बनेगा, आई एम श्योर सारे स्टेक होल्डर से बात होगी, पर आप इसे कैसे देखती हैं एज एन एक्सपर्ट? मेरे ख्याल से प्रियंका, अगर वन लाइन में पहले इसका मैं आंसर दूं तो इस टाइप की किसी भी चीज को लाने से कंपटीशन बढ़ता है, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज यानी कि जो हमें रिटर्न्स डिलीवर करके दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कमाएंगी वो वाली एएमसीज, बिकॉज वो चार्ज कर पाएंगी जो परफॉर्मेंस लिंक्ड एक फी होगी। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि बेटर करने की जो एक थोड़ी सी आपस में कंपटीशन जो बढ़ता है उससे मे बी एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो फंड मैनेजर्स जो शायद अभी नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा उनको ज्यादा इंसेंटिव इवन रिस्क लेने का मिल जाए। सो मुझे लगता है जो इसका फ्लिप साइड है वो ऐसा हो सकता है दैट मे बी स्लाइटली मोर रिस्की बेट्स कैन बी टेकन बाय द AMCs। इसको अगर हम ब्रॉडली समझें तो ये ऑलरेडी PMS जैसे प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट करता है, जहां पे एक छोटी रकम की फ्लैट फी शुरू से ही ली जाती है उस कॉर्पस पे, और फिर जब फंड परफॉर्म करता है तो उसको डिफरेंट लेवल्स पे उसके बाद आप परसेंटेज वाइज अमाउंट वाइज एक डिसाइड होता है कि मान लीजिए कि पोर्टफोलियो के जब 10% वो डिलीवर करेगा रिटर्न्स, तब आप फी उस पे चार्ज करेंगे। सो फॉर इन्वेस्टर्स इसका फायदा हो सकता है, बिकॉज अगर वो पे कर रहे हैं यानी कि उनको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। बट ओवरऑल ये कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा, इतने सारे निवेशक हैं यहाँ, रिटेल निवेशक हैं, और ओवरऑल इंक्रीज इन एक्सपेंस रेशो ना हो, ये कैसे से भी इंश्योर करेगी, ये सब मेरे ख्याल से अभी टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा। सो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर इस तरह की फीस ली जाती है तो इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या होगा? जो लोग निवेश करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एक ये कि आपने कहा कंपटीशन बढ़ेगा, और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं एक्टिव फंड मैनेजर्स के जो फंड्स रहे हैं उन्होंने इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है। क्या ये एक वजह है कि ये आ रहा है? तो दो सवाल के हिस्से, इन्वेस्टर के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या एक्टिव फंड मैनेजर्स का खराब प्रदर्शन इसके पीछे एक वजह है? जी प्रियंका, देखिए चेक तो डेफिनेटली इंस्टिल हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम में, क्योंकि अभी जब हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारी एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करती हैं, हम देखते हैं बहुत सारे एक्टिव फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं करते। पर जो भी वो चार्ज करना चाहते हैं, जो भी एक्सपेंस रेशो है, वो लगातार चार्ज करते चले जा रहे होते हैं। तो कोई डिसइंसेंटिव नहीं है अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मतलब अगर आप स्लगिश हैं, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो अभी तक से इसका खामियाजा आपका सिर्फ निवेशक उठा रहा है। पर अगर आप उस पे चार्ज नहीं कर पाएंगे एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड, यानी कि एएमसीज के प्रॉफिट्स पे, उनकी खुद की अर्निंग्स पे और बाकी चीजों पे असर पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से निवेशक के लिए तो अच्छा ही होगा कि कंपटीशन बढ़ता है, पर अगेन ओवरऑल कैपिंग कैसे रहती है एक्सपेंसेस की, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा। उसके अलावा मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस से लिंक करना एक्सपेंसेस को एक अच्छी बात होगी, और जैसे अभी भी एक्सपेंसेस एक ऑटोमेटेड तरीके से कट जाते हैं, वो बाद में भी एक ऑटोमेटेड तरीका ही होगा कि आपके एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाते हैं। वो कांस्टेंट शायद ना हो, किसी महीने आपका एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट होगा, अगले महीने आपका एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट हो सकता है। राइट, तो कंपटीशन बढ़ेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रबली ने एक और बहुत ज़रूरी बात कही कि फंड मैनेजर्स ज़्यादा रिस्क कहीं ना ले लें, तो इसीलिए आपको जो है स्कीम के चयन में भी देखना होगा कि वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इस तरह के फ़ंड कैसे फिट बैठते हैं। खैर, अभी तो ये सारी बातें हैं क्योंकि अभी प्रपोजल ही तैयार हो रहा है। आई एम श्योर जब एक ठोस गाइडलाइन सामने आएगी तब हम उस पर और अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। प्रबलीन, लेट्स मूव ऑन टू आवर व्यूअर क्वेश्चंस। लोगों ने हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। लाइव पोर्टफोलियोज भी मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें
पहले से जिन्होंने भेजा है वो उनके सवाल लेते हैं। शिवाजी कदम का मैं पहला सवाल लेती हूँ। बता रहे हैं कि आप मेरे पोर्टफोलियो को देखकर बताइए कि क्या मुझे इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए या नहीं। और इनका पोर्टफोलियो जो है, इनको ये कह रहे हैं कि इसमें अभी अच्छे रिटर्न इन्हें नहीं मिल रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो मैं बता देती हूँ। इनके पास है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें ये 500 रुपये का निवेश कर रहे हैं। कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसमें 500 का निवेश है। HDFC इंडेक्स फंड 500 का निवेश, HDFC स्मॉल कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो काफ़ी सारे इंडेक्स फंड है इनके पास और एक स्मॉल कैप नज़र आ रहा है। कुल जो है हम देख रहे हैं 2500 रुपये का निवेश है शिवाजी जी का। आप क्या इन्हें सलाह देंगी? प्रियंका जी, शिवाजी ने क्या किया है कि अगर मैं एक नॉन फाइनेंस एग्जांपल दूं तो अगर आपको सेब खरीदने हैं तो आपने 4 अलग दुकानों से एप्पल्स खरीद लिए हैं, क्योंकि इनके पास जो इंडेक्स फंड्स हैं वो सेम अंडरलाइंग इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं। मतलब आपके पास निफ्टी 50 में ही पैसा जा रहा है पर 4 डिफरेंट फंड्स के थ्रू जा रहा है। सो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको एक कंटिन्यू करें और उसी में अपना पूरा पैसा जो भी इंडेक्स में इनका जा रहा है वो उसी के थ्रू डालें। ICICI, कोटक, HDFC और आदित्य बिरला में से जो ओल्डेस्ट इंडेक्स फंड है उसको चूज कर लें एंड कंटिन्यू करें, तो उनसे उनको अपना लार्ज कैप का एक्सपोजर पूरा मिल जाता है। इसके अलावा प्रियंका, इनके पास HDFC का स्मॉल कैप फंड है विच इज अ गुड स्मॉल कैप फंड। इसमें ये कंटिन्यू रह सकते हैं, पर इनके पास जो मिड ऑर्डर है यानी कि हमारा मिड कैप स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो इनका थोड़ा सा कंसर्न था कि रिटर्न नहीं बना है, 2021 ऑनवर्ड्स के अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो पिछले 1.5-2 साल में मार्केट्स ने उतना रिटर्न डिलीवर नहीं किया। पर अगर हम निफ्टी 50 के 10 साल का रिटर्न देखें तो करीबन 12.5% के करीब है। अगर हम HDFC का 10 साल का रिटर्न देखें तो करीबन 18% के करीब है। सो मेरी ये सलाह होगी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी कंटिन्यू करें, और जो इनके 3,500 रुपए जा रहे हैं इससे ये करीबन 16 लाख रुपए जमा कर सकते हैं 15 साल में, अगर हम सिर्फ 11% का भी रिटर्न लेके चले। तो अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें और कंटिन्यूटी करते रहें अपनी इन्वेस्टमेंट की, अगर बीच में उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिखते तो भी। ओके, तो शिवाजी बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन हाँ, बदलाव जो सजेस्ट किए हैं, बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं उसमें से आप एक जो सबसे पुराना उसमें कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप फंड आपने बिल्कुल सही जगह पे निवेश किया हुआ है, लेकिन एक मिड कैप फंड भी ऐड करना चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में। प्रबली ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन भी आपको दे दी है। अगला सवाल भी एक संदीप का है, लेकिन ये है देहरादून के संदीप का। देहरादून से है संदीप, 30 ईयर्स इनकी एज है। आप बता रहे हैं कि इनका लक्ष्य है इन्हें घर लेना है अपने नाम पर, तो होम लोन लेने वाले हैं और सिप कर रहे हैं, जिसे ये बढ़ाएंगे भी। अभी 500 रुपए की सिप कर रहे हैं और ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो संदीप सिंह का पोर्टफोलियो अब रखते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप है इनके पास, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड है, SBI ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है। सभी में 500 रुपए का निवेश ये कर रहे हैं। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप, ये नजर आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में। प्रबलीन, प्रियंका, इनके पास अगेन जो चारों स्कीम्स ठीक है, पर थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, बिकॉज ब्लू चिप SBI का जो है वो प्योर लार्ज कैप फंड हो गया, फिर एक लार्ज मिड कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है बट काफी लार्ज कैप टिल्टेड है, और निपॉन मल्टी कैप में भी हमारे पास लार्ज कैप आ रहा है। क्योंकि इनका 15 साल का होराइजन है, मुझे लगता है कि एक मिड कैप फंड की गुंजाइश है एक्चुअली। तो मेरे ये सजेशन होगा कि जब ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 2000 से थोड़ा बढ़ाएंगे तो एक साथ में अपने मिड कैप या स्मॉल कैप फंड जोड़ सकते हैं, जो थोड़ा सा इनके पोर्टफोलियो को बूस्ट दे सकता है। और इस टाइम पे करीबन 30 लाख रुपए ये जमा कर पाएंगे 11% के रिटर्न्स पे। अगेन कंजर्वेटिव रिटर्न्स लिए हैं। और अगर प्रियंका ये अपने साथ थोड़ी ये टॉप अप SIP करते रहेंगे तो
सॉरी, टॉप अप एसआईपी के साथ ही अपने 30 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। यानी कि अगर हर साल 500 रुपए से इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होता रहे मंथली बेसिस पे, वरना ये करीबन 9.5 से 10 लाख ही जमा कर पाएंगे। ओह, काफ़ी डिफरेंस है। मतलब अगर यही कंटिन्यू करेंगे तो 9.5 से 10 लाख, और इसे बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, तो फिर ऑलमोस्ट 30 लाख तक आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी बात संदीप ये है, लार्ज कैप ओरिएंटेड है आपका पूरा जो ये पोर्टफोलियो है, तो इसमें थोड़े मिड कैप और स्मॉल कैप की ज़रूरत प्रवीण को लग रही है। ऑल राइट प्रवीण, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ और सवाल शो के बाद भी पुश करूंगी, उसके भी जवाब दे दीजिएगा। आज के लिए शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स जो जुड़े थे, लाइव सवाल पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी लाइव सवाल भेज रहे थे। हमने कोशिश की हम जितने सवाल ले सके हमने लिए, लेकिन अब जो छूट गए हैं, अगले वेडनेसडे को मैं फिर हाजिर रहूँगी एक और एक्सपर्ट के साथ। तो आपको हम बाय बाय कहें उससे पहले कल क्या आपके लिए ख़ास हम लेकर आने वाले हैं हेलो मनी 9 में, वो बता देते हैं। दिन में 1 बजे जुड़िएगा। अगर स्टॉक्स पर आपका कोई सवाल है, शेयर बाजार से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए मानस जायसवाल टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, आपके लिए चार्ट्स को डीकोड कर रहे होंगे मानस। तो दिन में 1 बजे जुड़िएगा, मानस जायसवाल रहेंगे लाइव आपके सवालों का जवाब देने के लिए हेलो मनी 9 में। और शाम को 4 बजे मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। हमारा फोकस रहने वाला है रियल एस्टेट पर, और रियल एस्टेट पर हम बात करने वाले हैं CBRE की एक नई रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि लग्जरी घरों की बिक्री इतनी बढ़ी है। तो क्यों बढ़ रही है इतनी बिक्री लग्जरी घरों की, इसको हम समझेंगे। अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च CBRE इंडिया, मेरे साथ होंगे शाम को 4 बजे कल हेलो मनी 9 में। आज हम आपसे यहीं पर इजाजत लेते हैं, अपने सवाल भेजते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर लाइव सेशन, और हमें इंतजार रहता है कि आप अपने सवाल भेजें, बताएं कि आप कहां फंस रहे हैं, हम आपकी मदद कर सकें अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।